स्वागत है आपका के सिकोगंगा में। और आज हम कर रहे हैं कि मांग के नियम लागू होने के कारण क्या हैं, या मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। तो जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि मांग का नियम लागू क्यों होता है। मांग के नियम के लागू होने का मतलब है कि कीमतों के बढ़ने पर जो मांगी हुई मात्रा है वो कम क्यों होती है, और कीमतों के कम होने पर जो मांगी हुई मात्रा है वो बढ़ती क्यों है। इस प्रकार का इन्वर्स रिलेशनशिप किस कारण से होता है वो पॉइंट्स हम यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। हम जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं उपयोगिता की। उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु का वो गुण जो उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ना घटती सीमांत उपयोगिता क्या है? हम ये बात जानते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का उपयोग करते जाते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसे आपने फर्स्ट रोटी कंज्यूम की, उपयोगिता मिली आपको 6 की, फिर दूसरी रोटी कंज्यूम की आपने, उपयोगिता मिली 4 की, फिर तीसरी रोटी कंज्यूम की, तो और उपयोगिता कम होती जाएगी जैसे आपका पेट भरता जाएगा। तो इसी को हम घटती सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। नाउ इसके कारण मांग का नियम कैसे लागू होता है? मांग के नियम हम कहते हैं कि उपभोक्ता जो संतुलन की शर्त है वो क्या है? प्राइज ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स, कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की उतनी ही कीमत देता है जितनी उसके लिए उपयोगिता होती है। तो ये बात हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में की थी, उपभोक्ता संतुलन में की थी, कि ये उपभोक्ता संतुलन की शर्त है कि एक उपभोक्ता उतनी ही कीमत पे करेगा जितनी उससे उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है। हम मार्केट में कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो हम हमारे हिसाब से उसकी उतनी ही कीमत देंगे जितनी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम मान लेते हैं कि जो एक्स वस्तु है उसकी कीमत भी 5 है और उसकी सीमांत उपयोगिता भी क्या है? 5 है। ना कीमतें कम होकर के अब 4 हो जाती हैं, लेकिन कीमतें तो कम हो चुकी हैं लेकिन सीमांत उपयोगिता अभी भी कम नहीं हुई। सीमांत उपयोगिता कम कब होगी? जब हम इस वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे, क्योंकि हमने बात की है कि जैसे जैसे हम वस्तु का ज़्यादा उपयोग करेंगे उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। तो कीमत तो कम होकर के 4 हो गई। उपभोक्ता संतुलन के लिए क्या चाहिए कि कीमत भी उपयोगिता के बराबर हो, लेकिन उपयोगिता अभी भी 5 है। तो उपयोगिता को कीमत के बराबर करने के लिए हम वस्तुएं क्या करेंगे? ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे ताकि उपयोगिता कम होकर के कीमतें क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इसलिए जब भी किसी वस्तु की कीमतें कम होती हैं तो उपभोक्ता संतुलन की शर्त हमारी पूरी नहीं होती। इस शर्त को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? कम कीमतों पर ज़्यादा वस्तुओं को खरीदते हैं ताकि उपयोगिता कम होकर के कीमतें क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जैसे ये बराबर होगा उपभोक्ता क्या हो जाएगा? संतुलन में हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है इनकम प्रभाव, आय प्रभाव। आय प्रभाव क्या होता है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन के कारण उसकी मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम आय प्रभाव कहते हैं। देखिए इनकम जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, मॉनेटरी इनकम एंड रियल इनकम। मॉनेटरी इनकम क्या होती है? मौद्रिक आय क्या होती है? मौद्रिक आय हमारी रुपयों में होती है। जो रुपयों में हमें आय मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? मौद्रिक आय बोलते हैं। उस मौद्रिक आय से हम कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं उसको हम बोलते हैं वास्तविक आय या रियल इनकम। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपये है और आप 2 वस्तुएं खरीद सकते हो, तो 100 रुपये आपकी होगी मौद्रिक आय और 2 वस्तुएं होगी आपकी वास्तविक आय। ये जो आय प्रभाव है ये भी मांग के नियम को लागू करने में हेल्प करता है। किस प्रकार से? मान लीजिए जो आपकी इनकम है वो 100 रुपये है, वस्तु की कीमत 50 रुपये है, तो आप 2 इकाइयाँ खरीद सकते हो। आपकी वास्तविक आय है 2 रुपये, 2 इकाइयाँ। अब मान लीजिए मन इनकम तो आपकी 100 रुपये ही है, कीमतें बढ़ कर के 100 रुपये हो जाती हैं, तो अब आप 100 रुपये में कितनी इकाई खरीद पाओगे? 1 इकाई। जो आपकी वास्तविक आय है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है कीमतों के बढ़ने पर, एंड वाइस वर्सा। अगर कीमतें कम हो जाएं तो आपकी वास्तविक आय क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो आपकी वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण आप मांग क्या करते हो? कम या ज़्यादा करते हो। नाउ नेक्स्ट आता है प्रतिस्थापन प्रभाव, स्थानापन्न इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं इसको हम। ये क्या होता है कि 2 वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में इस प्रकार से परिवर्तन होना कि एक वस्तु महंगी हो जाए और एक वस्तु सस्ती हो जाए। तो एक वस्तु की कीमत में प्रभाव चेंज होने पर दूसरी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसी को हम स्थानापन्न प्रभाव
कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। नाउ कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर जो होता है वो सदैव ही महंगी वस्तु को सस्ती के साथ क्या करता है, रिप्लेस करता है। जो महंगी हो जाती है उसको सस्ती के साथ रिप्लेस कर देता है। जैसे मान लीजिए प्राइस ऑफ कॉफ़ी मैंने लिए हैं ₹1000 और जो डिमांड ऑफ टी है वो मैंने ली है प्राइस ऑफ कॉफ़ी मैंने ली है ₹1000 और प्राइस ऑफ टी जो है वो है 1000। नाउ अब मान लेते हैं कि जो कॉफ़ी है उसकी कीमतें बढ़ करके 1200 रुपये हो जाती हैं, लेकिन जो चाय है उसकी कीमतें 1000 रुपये ही रहती हैं। तो हमने देख कंपेयर करते हैं तो कॉफ़ी क्या हो चुकी है, चाय की तुलना में महंगी हो चुकी है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, इस कॉफ़ी के स्थान पर चाय को रिप्लेस कर देगा, कॉफ़ी की मात्रा कम कर देगा और चाय की मात्रा क्या कर देगा, ज़्यादा कर देगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोक के प्राइस भी 10 रुपये हैं, पेप्सी के प्राइस भी 10 रुपये हैं, कोक की कीमतें बढ़ के 12 हो जाती हैं। तो नेचुरल सी बात है कोक कंपेरेटिव महंगी हो चुकी है किससे, पेप्सी से। तो लोग क्या करेंगे, कोक को पीना कम कर देंगे और पेप्सी को पीना आरंभ कर देंगे, तो पेप्सी की मांग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नाउ इसी प्रकार से डिफरेंट यूजेस, अगर जिन वस्तुओं के उपयोग बहुत ज़्यादा होते हैं उनकी मांग पर मांग क्रम जल्दी लागू होता है। जैसे मान लीजिए दूध है, डिफरेंट यूजेस हैं, अगर महंगा हो जाए तो इसकी जो आवश्यक यूज है वही किए जाएंगे, तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार से बिजली है, घरेलू उपभोक्ता के घर में यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल यूज़ होती है। अगर ये महंगी हो जाए तो घरों में इसका यूज़ जो लिमिटेड है वो किया जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अगर सस्ती हो जाए तो एसी वगैरह सब कुछ चलाना आरम्भ कर देंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इसी प्रकार से नंबर ऑफ़ कंज्यूमर, उपभोक्ताओं की संख्या भी मांग को प्रभावित करती है। मान लीजिए 50 रुपये पे जो उपभोक्ता हैं, संख्या 200 है खरीदने वालों की, कीमतें बढ़ करके 100 हो गई, तो बहुत से उपभोक्ता ऐसे होंगे जो नहीं खरीद पाएंगे। कम होगी संख्या, 100 रह गई, तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उपभोक्ताओं की संख्या भी क्या करती है, मांग को प्रभावित करती है।